दोस्तों, स्वागत है आपका मार्गदर्शन के यूट्यूब फैमिली में। चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। मतलब लिक्विड से गैस के रूप में फॉर्मेशन को, रूपांतरण को, ट्रांसपोर्टेशन को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पहला ऑप्शन है आपके पास ऑक्सीकरण, ऊर्ध्वपातन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वाष्पीकरण, इवोपरेशन जिसको कहते हैं। लिक्विड का गैस में चेंज होना वाष्पीकरण या इवोपरेशन कहलाता है, जबकि ठोस का, ध्यान से सुनिएगा, ठोस का द्रव लिक्विड में बदलना मेल्टिंग कहलाता है। द्रव का लिक्विड का ठोस में बदलना फ्रीजिंग कहलाता है, जमना कहलाता है। ठोस का सीधे गैस में बदलना सब्लिमेशन कहलाता है, जबकि गैस का सीधे ठोस में बदलना डिपोजिशन कहलाता है। लिक्विड का द्रव का वाष्प गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, जबकि वाष्प का द्रव में बदलना संघनन, कंडेंसेशन कहलाता है। तो आप दोस्तों इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को और अगला क्वेश्चन 167 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे। आणविक सूत्र द्रव्यमान तथा वाष्प घनत्व के बीच क्या संबंध है। तो जो आणविक सूत्र द्रव्यमान होता है वो वाष्प घनत्व के 2 गुने के बराबर होता है, वाष्प घनत्व के 2 गुने के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। जबकि आणविक सूत्र निकालने की विधि को कैनिजारो विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनिजारो विधि कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन है, परमाणु की त्रिज्या और नाभिक त्रिज्या में क्या अंतर होता है, कितने का अंतर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 10⁻⁻5 मीटर का, क्योंकि जो परमाणु की त्रिज्या है ये 10⁻⁻10 मीटर होता है, जबकि जो नाभिक की त्रिज्या है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है, जिसको 10⁻⁻15 मीटर को एक फर्मी बोला जाता है। तो इस दोनों के बीच का अंतर पूछा जा रहा था आपसे, तो 10⁻⁻5 मीटर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 169। मोल शब्द का परिचय किसने कराया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विल्हेम ओस्टवाल्ड ने। किसने कराया था? विल्हेम ओस्टवाल्ड ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों मोल संख्या जो होता है वो द्रव्यमान संख्या का प्रतीक है। जो मोल संख्या है वो द्रव्यमान संख्या का प्रतीक होता है, और जो मोल है इसका जो यूनिट के रूप में इसको स्वीकारा गया था वो 1967 में स्वीकारा गया था। कब स्वीकारा गया था? 1967 में। और मोल का अर्थ कलेक्शन या ढेर इकट्ठा होता है, जबकि इसकी परिचय के बारे में पूछे तो विल्हेम ओस्टवाल्ड ने करवाया था। और जो एक मोल संख्या यदि आपसे पूछेगा तो ये 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। मोल जो है वो परमाणुओं और आयनों का समूह होता है। तो इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे मोल के बारे में। इंपॉर्टेंट बात है, 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, और मोल को यूनिट के रूप में कब स्वीकारा गया? 1967 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170, 170 नंबर क्वेश्चन। लिथियम लेटराइट का सूत्र क्या होता है? लिथियम नाइट्राइट का, यहाँ पर ध्यान देंगे, लिथियम लेटराइट नहीं, लिथियम नाइट्राइट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है, लिथियम नाइट्राइट का सूत्र क्या होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिथियम नाइट्राइट का सूत्र होता है Li3n। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आप लोगों के लिए, जो निश्चित रूप से आप कभी या तो आप देखे होंगे तो आपको याद नहीं होगा, या तो आपको इस क्वेश्चन से मुलाकात नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए सेट किया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपके ऑप्शन को भी हम इसलिए डील करते हैं कि आप एक क्वेश्चन से कम 4-5 क्वेश्चन सीखते चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम का आविष्कार किया था, जो परमाणु बम है उसका आविष्कार किसने किया था? तो चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रॉबर्ट ओपनहाइमर ने। किसने किया था? रॉबर्ट ओपनहाइमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। जबकि परमाणु बम का जनक तो हम लोग देख लिए, लेकिन दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने का जो मिशन है वो इसी के द्वारा चलाया गया था, और उस मिशन का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। क्या नाम था? मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जो 1942 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1942 में प्रोजेक्ट चलाया गया था। दोस्तों, परमाणु बम का जो निर्माण होता है वो नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता है, जबकि हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। और हाइड्रोजन बम के जनक यदि पूछेगा तो सैमुअल कोहन और एडवर्ड हेलर है। किसने है? कौन है? सैमुअल कोहन एवं एडवर्ड टेलर हाइड्रोजन बम के जनक हैं। जबकि परमाणु बम के जनक यदि कहेंगे तो रॉबर्ट ओपनहाइमर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। और रिवॉल्वर की खोज किसने किया था? तो सैमुअल कोल्ट ने। किसने? सैमुअल कोल्ट। ये रिवॉल्वर की खोज किए थे, रिवॉल्वर की। ठीक है। और चलते हैं दोस्तों कि सूर्य में जो ऊर्जा होती है, सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो भी नाभिकीय संलयन के द्वारा ही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172, 172 नंबर क्वेश्चन। गेहूं में कौन सा एसिड पाया जाता है? दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने नींबू में, संतरा में, इन सब चीज़ों में पढ़ा होगा, लेकिन आज आपको बताना है कि गेहूं में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ग्लूमेटिक एसिड। कौन सा एसिड? ग्लूमेटिक एसिड गेहूं में पाया जाता है। जबकि साइट्रिक एसिड, थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे कि साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? नींबू में ध्यान देंगे। साइट्रिक एसिड नींबू या नारंगी ध्यान देंगे। नींबू और नारंगी में साइट्रिक एसिड। जबकि कार्बनिक एसिड किस में पाया जाता है? तो सोडा वाटर में। किस में पाया जाता है? सोडा वाटर में पाया जाता है कार्बनिक एसिड। बेंजोइक एसिड किस में पाया जाता है? तो हरी घास भूसी पत्ती, इसमें बेंजोइक एसिड पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड पूछेगा तो टार्ट्रिक एसिड इमली में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। मौलिक एसिड कच्चे फल में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है। ग्लूमेटिक एसिड गेहूं में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, 173 नंबर क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में किस समूह में हैलोजन को रखा गया है? आधुनिक पीरियोडिक टेबल में हैलोजन जो है उसको किस समूह में रखा गया है? सही आंसर होगा 17th, 17वां। चलिए दोस्तों, हैलोजन के बारे में कुछ जानते हैं। हैलोजन समूह जो है वो 17वां ग्रुप है। ठीक है। और हैलोजन में इसमें दो गैस होते हैं, एक तो फ्लोरीन और एक क्लोरीन। जबकि इसमें एक तरल लिक्विड भी पाया जाता है, जिसका जो कौन सा है? ब्रोमीन। और दो ठोस होते हैं, एक तो आयोडीन और एक एट्रिटिन, तो एटी। ठीक है। और अब यदि हमसे पूछे, आपसे पूछे कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? तो फ्लोरीन होता है। आपसे पूछे सर्वाधिक ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? तो भी फ्लोरीन है। और यदि हमसे ये पूछा जाए कि आयोडीन का रंग कैसा होता है, तो बैगनी कलर का। आयोडीन का रंग कैसा होता है? बैगनी। और आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो घेंघा रोग होता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हैलोजन ठोस अवस्था में कौन सा हैलोजन पाया जाता है? तो आयोडीन क्या होता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो दो तीन बात आयोडीन से आप ध्यान रखेंगे कि ठोस अवस्था में पाया जाता है, बैगनी रंग का होता है, और इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। जबकि हम लोग फ्लोरीन के बारे में दो तीन चीज़ ध्यान में रखेंगे कि सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। या सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है? तो फ्लोरीन। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और सबसे अधिक क्रियाशील अधातु पूछेगा, अधातु तत्व कौन सा है? तो भी फ्लोरीन ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले यदि आप पीरियोडिक टेबल को नहीं पढ़े हैं तो दोस्तों आप एक बार पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में। यदि आपको ग्रुप 18 की बात किया जाए, 18 का, तो ग्रुप 18 में, 18 में 18 ग्रुप में अक्रिय गैस, जिसको नोबेल गैस कहा जाता है, नोबेल गैस पाया जाता है। नोबेल गैस किस में? ग्रुप 18, वर्ग 18 में।
जबकि मृदा धातु वर्ग 11 ग्रुप 12 में उड़नशील धातु पाया जाता है, और यदि कार्बन परिवार की बात की जाए तो ये वर्ग 14 में पाया जाता है, और जहरीला तत्व पाया जाएगा वर्ग 15 में। तो इस तरह से आप लोग पीरियोडिक टेबल को भी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलता है क्वेश्चन नंबर 174, 174 नंबर क्वेश्चन। गैल्वेनाइज्ड मिक्स्ड लोहा क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड मिक्स्ड लोहा क्या होता है? तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो ये होता है जिंक से लेपा हुआ लोहा। जो लोहा पे जिंक लेपा होता है उसी को गैल्वेनाइज्ड लोहा कहते हैं। दोस्तों, जो लोहे में जंग लगना है वो किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो वो रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेस का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और लोहे में जंग लगने पर उसका वजन क्या होता है? वजन बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने पर क्या होता है? वजन बढ़ जाता है। और यदि हमसे ये कहे कि जंग लगे लोहे का सूत्र क्या होता है, तो Fe2O3 XH2O होता है, इंटू H2O होता है। जंग रहित लोहा बनाने में किसका यूज किया जाता है? तो क्रोमियम धातु का। कौन सा धातु का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो क्रोमियम धातु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और लोहे से या इस्पात से जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर क्या लगाया जाता है? तो उस पर जस्ते का, जिंक का पतला परत चढ़ा दिया जाता है, और इसी को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो 2-3 बात हम लोग को ध्यान रखना है कि लोहे में जंग लगने से वजन बढ़ जाता है, ये केमिकल चेंजेस का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहा और इस्पात को जंग लगने से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और जंग रहित जो लोहा बनाने में यूज किया जाता है क्रोमियम धातु का। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 175 नंबर क्वेश्चन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिसमें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर, ऑक्सीजन की क्षति होती है, ऑक्सीजन का उष्मा का अवशोषण होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? उष्मा निकलता है, बाहर की ओर निकलता है, ठीक है। जैसे सीमेंट का जमना है ना, श्वसन जो सांस लेते हैं, ये सब क्या है? ऊष्माक्षेपी का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 176 नंबर क्वेश्चन। बैकलाइट होता है ये क्या? बैकेलाइट क्या है? बैकेलाइट क्या है? तो ये एक रोधक है, इंसुलेटर है। क्या है ये? इंसुलेटर है। बैकेलाइट क्या है? एक इंसुलेटर है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। और यदि आपसे कहे कि थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है, तो ये भी एक बैकेलाइटिंग है, ठीक है, बैकेलाइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177, 177 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 177 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3। ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। जबकि ऑक्सीजन का अपरूप कहा जाएगा तो ओजोन है, जो O3। क्या होता है? O3 ओजोन। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने आइसोटोप होते हैं? तो 3 होते हैं। और ओजोन की गंध सड़ी हुई मछली की तरह होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सड़ी हुई मछली की तरह किसका गंध होता है? तो ओजोन का। और ओजोन चांदी के चम्मच को काला कर देता है। ओजोन गैस जो है वो चांदी के चम्मच को क्या कर देता है? वो काला कर देता है। जो कि अब हम लोग देखेंगे कि जो CFC गैस है वो हमारे रेफ्रिजरेटर से निकलता है। इससे ओजोन परत का क्या होता है? क्षय होता है, ये ध्यान रखना है। ओजोन परावैंगनिक किरणों को हमारे पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो ये सब बातें हम लोगों को ओजोन के बारे में याद रखना है कि ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, ओजोन O3, जबकि ओजोन ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ओजोन की गंध सड़ी हुई मछली की तरह होती है। ओजोन चांदी के चम्मच को काला कर देता है। ये परावैंगनिक किरण को पृथ्वी तक आने से रोकता है। हमारे रेफ्रिजरेटर से, AC से जो गैस निकलती है CFC, वो ओजोन के परत को क्षय करता है, हानि पहुंचाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यदि अभी तक आप हमारे मार्गदर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को सब्सक्राइब करेंगे।
आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से, और सारे वीडियो का आप वहाँ पे PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमें टेलीग्राम पे मार्गदर्शन बाय रविकांत सर, यूट्यूब चैनल पे मार्गदर्शन बाय रविकांत सर के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो दोस्तों आप पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाया जाता है, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हर क्वेश्चन आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आएगा, आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। आप केवल और केवल क्वेश्चंस को कंप्लीट देखा कीजिए, डिस्कशन पूरा देखा कीजिए। निम्न में कौन सा नियम गैस के नियम से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है बॉयल का नियम, जूल का नियम, एवोगाड्रो का नियम, चार्ल्स का नियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जूल का नियम। कौन सा नियम गैस के नियम से संबंधित नहीं है? तो जूल का नियम, ठीक है। जबकि गैस के नियम से क्या सब संबंधित है? तो बॉयल्स का नियम गैस से संबंधित है, चार्ल्स लॉ गैस से संबंधित है, एवोगाड्रो लॉ गैस से संबंधित है, डाल्टन्स थ्योरी या डाल्टन्स का लॉ गैस से संबंधित है, आइडियल गैस थ्योरी, ये सब किससे संबंधित है? गैस से संबंधित है। जबकि जूल का नियम गैस से संबंधित नहीं है। बॉयल का नियम कहता है कि नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है जूल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179, 179 नंबर क्वेश्चन। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है मेंडलीफ, मॉसले, डॉबराइनर और न्यूलैंड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मॉसले। किसने किया? मॉसले ने। परमाणु संख्या के आधार पर जो तत्वों का वर्गीकरण है वो मॉसले साहब किए। जबकि हम लोग जानते हैं कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीफ। किसने किया? मेंडलीफ परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया। जबकि त्रिक के नियम के आधार पर डॉबरेनर ने। त्रिक नियम के आधार पर किसने किया? डॉबरेनर ने। जबकि अष्टक का नियम के आधार पर किसने किया? न्यूलैंड। तो न्यूलैंड अष्टक के नियम के आधार पर परमाणु से और तत्वों का वर्गीकरण किए। डॉबरेनर किसके आधार पर? तो त्रिक के नियम के अनुसार पर। जबकि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीफ साहब और परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण मॉसले साहब ने किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, मॉसले। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, 180 नंबर क्वेश्चन। कार्बन निम्न में से क्या है? धातु, उपधातु, अधातु, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कार्बन अधातु है। क्या है? एक अधातु है। जबकि इसके यौगिक क्या होते हैं? मुख्यतः सहसंयोजी होते हैं। इसकी परमाणु संख्या कितनी है? कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। जबकि परमाणु द्रव्यमान कितना है? एटॉमिक मास कितना है? तो 12 है। परमाणु द्रव्यमान 12 है। इसके यौगिक की संख्या अत्यधिक होती है, काफ़ी ज़्यादा होता है। और आगे देख, इस तरह से हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और इससे पहले के सारे वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल पे, इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले सारे वीडियो का लिंक दिया होगा। यदि आप उस वीडियो को अब तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप उसको देखिए, और वीडियो देखते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए। ये सारा वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरह से हम लोग फिजिक्स के और बायोलॉजी के भी 250 टारगेट क्वेश्चन लेकर चले हैं, और केमिस्ट्री का भी। तो दोस्तों इस तरह आप भी वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, बने रहिए मार्गदर्शन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।